वो खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वो खून कहो किस मतलब का आ सके देश के काम नहीं। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। आज हम राजपथ पर मौजूद हैं और यहां से 26 जनवरी को जो परेड होने वाली है उसका पूरा ब्यौरा आपको देने वाले हैं, यानी परेड से पहले की पूरी परेड आपको दिखाने वाले हैं। चाहे बात सुभाष चंद्र बोस की हो, जिन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए इस वर्ष को चुना गया कि अब से जो आयोजन है वो 23 जनवरी से शुरू होकर 30 जनवरी को उसका अंत हुआ करेगा, या फिर देश में बनाने की ताकत हो, स्वदेशी की ताकत हो, हमारे मतवालों के बदलते हुए स्वरूप हो, इस बार के 26 जनवरी के परेड में आप बहुत कुछ नया देखने वाले हैं। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। राष्ट्रकवि दिनकर के शब्द इन वीरों को समर्पित हैं। देश के राजपथ पर पड़ते ये कदम उन्हीं वीरों के हैं जिन्हें दुर्गम में विजय पथ बनाना आता है। भांति भांति की वर्दियां अलग अलग धुनों पर एक साथ कदम मिलाकर चलते इन जवानों का ध्येय एक है। ये देशभक्ति की लय और देश प्रेम में लयबद्ध उठते गिरते इनके कदम। ये कदम है उन वीर जवानों के जिन्होंने शपथ उठाई है देश पर अपना सर्वस्व न्यौछावर करने की। और अब सीआरपीएफ का मार्चों दस्ता लौह पुरुष ने वीर शोक से ये शक्ति प्रदर्शन है सशक्त बनते, उन्नत होते, आत्मनिर्भर होते भारत का। 25 किलोमीटर के दायरे में भाग गया है। 26 जनवरी को नए भारत की नई उमंग राजपथ पर अलौकिक छटा बिखेरेगी। जग देखेगा कि जग जीतने की हिम्मत रखने वालों का जोश कैसा होता है। थल से नभ तक भारत का शक्ति प्रदर्शन होगा। राजपथ पर जय घोष गरजेंगे तो आसमान में राफेल की भी गर्जना होगी। देश के बेटे भारत का भाल गर्व से ऊंचा करेंगे तो वर्दी पहने बेटों की अगुवाई करती बेटियां दुनिया को नारी शक्ति का संदेश देंगी। इस बार राजपथ की तस्वीर अलग होगी। आजादी के अमृत महोत्सव का आयोजन अनूठा होगा। आज फुल ड्रेस रिहर्सल का दिन और गणतंत्र दिवस परेड से पहले एक झलकी हो जाती है कि क्या क्या चीजें दिखने वाली हैं गणतंत्र दिवस के रोज। जो अहम चीजें हैं वो ये कि किस तरीके से हमारी सेनाओं में परिवर्तन आया है, किस तरीके से 1950 के दशक में वो वर्दी पहना करते थे और आज के दौर में जो नई डिजिटल वर्दी है वो किस तरह की दिखती है। ये सारी चीजें आपको गणतंत्र दिवस परेड में नजर आएंगी। इसके साथ ही आधुनिकता की ओर किस तरीके से हमारे
जो हथियार हैं वो बढ़े हैं, हमारे युद्ध प्रणालियां कैसे बदली हैं, वो सारी चीजें आपको इसी परेड के दौरान नजर आ जाएंगी। अलग अलग प्रदेश जब आगे बढ़ेंगे तो वहां पर भी जो आजादी की लड़ाई थी, जो गुमनाम हीरोज थे हमारे, उन सब का जिक्र यहां पर हो जाएगा। ये सारी चीजें यहां पर नजर आएंगी। तो आप साथ ही ये भी समझ लीजिए कि ये वही नया राजपथ है जो इतने दिनों तक ढका रहा था। हाँ, राजपथ में आपको परिवर्तन इसीलिए नहीं दिखेगा क्योंकि सेंट्रल विस्टा का निर्माण हुआ है। आप इसके दोनों तरफ अगर देखेंगे तो यहां पर बहुत सारे ऐसे चित्र उकेरे गए हैं, बहुत सारी ऐसी पेंटिंग्स बनाई गई हैं जो कि आजादी के 75 वर्षों का बखान करती हैं। इन सभी पेंटिंग्स को इसीलिए तैयार किया गया है और इसीलिए आप इसकी तस्वीर थोड़ी सी अलग देखते हैं। राष्ट्रीय समर स्मारक का तो निर्माण और उसका उद्घाटन तो खैर 2019 में ही हो चुका था, लेकिन अब उस अग्नि का विलय हो चुका है जो कि अमर जवान ज्योति पर इंडिया गेट के तले जो प्रज्वलित रहती थी, और अब उसका समावेश हो गया है राष्ट्रीय समर स्मारक पर। तो बहुत सारी चीजें हैं जो नई नजर आएंगी। यहां पर एक बार फिर आपको डेयर डेविल्स के तौर पर महिलाएं भी नजर आएंगी, परेडों को की अगुवाई करते हुए महिलाएं नजर आएंगी। नारी शक्ति का भरपूर आपको यहां पर सिर्फ संकेत नहीं बल्कि शक्ति का प्रदर्शन भी नजर आ जाएगा। भारत के स्वतंत्रता समर के अमर सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती से गणतंत्र का उत्सव शुरू हो चुका है। स्वतंत्रता के रखवालों ने दुनिया में देश का मान बढ़ाने की तैयारी पूरी कर ली। 75 सालों का अगर जश्न है तो उसकी झलक आपको हर तरफ दिखेगी। आप इसके साथ साथ जितनी भी ये तस्वीरें उकेरी गई हैं, ये जो पेंटिंग्स बनाए गए हैं, वो सारी जो तस्वीरें हैं वो आजादी के 75 सालों को याद भी करती हैं और उसके साथ ही राजपथ को जो आप एक नए स्वरूप में देख रहे हैं और उसके पीछे जो सेंट्रल विस्टा का निर्माण चल रहा है, उन सारी चीजों को भी एक तरह से ढकते हुए एक खूबसूरत तस्वीर दुनिया के सामने रखने का ये प्रयास है। जब राजपथ पर 26 जनवरी को अलग अलग झांकियां निकलेंगी तो उसमें क्या क्या आपको नजर आने वाला है उसे भी हम दिखा देते हैं। आजादी के अमृत महोत्सव पर 26 जनवरी का ये उत्सव खास होने वाला है। परेड में 16 पैदल दस्ते, 17 सैन्य बैंड और अलग अलग राज्यों, विभागों और सशस्त्र बलों की 25 झांकियां हिस्सा लेंगी। राजपथ पर 1965 और 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में इस्तेमाल किए गए हथियारों और उपकरणों को भी दिखाया जाएगा। इस साल 26 जनवरी को पुराने बख्तरबंद वाहन और तोपखाने पिछले दशकों में भारतीय सेना के लड़े गए युद्धों का प्रतीक होंगे। पुराने उपकरणों, हथियारों और तकनीक की जगह लेने वाले नए उपकरण, हथियार और तकनीक का प्रदर्शन भी किया जाएगा। इस बार की झांकी बदलते भारत का प्रतीक होगी। इस बार राजपथ से दुनिया को बताया जाएगा कि विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र ने कैसे शांति पथ पर चलते हुए अपने आप को विकसित किया और अपने आप को सशक्त बनाया। आजादी के 75 सालों की बात है तो बात इसकी भी होती है कि हम और कितने मजबूत हुए हैं। तो इसीलिए राजपथ पर जब हथियारों की झांकी निकाली जाएगी, उन रक्षा प्रणालियों की झांकी निकाली जाएगी, तो उसमें उस पूरे सफर को भी बयां किया जाएगा। यानी कि हम 1950 के दशक में, 60 के दशक में किस तरह के हथियारों का इस्तेमाल करते थे, किस तरह की प्रणालियों का इस्तेमाल करते थे, और आज की तारीख में हम कितने उन्नत हो चुके हैं। और ऐसे में मेड इन इंडिया पे बहुत जोर दिया गया है। शताब्दियों तक जिस भारत ने अपनी संस्कृति को बचाए रखा, ये उसकी झांकी है। 2022 का गणतंत्र उत्सव नए सृजन का प्रदर्शन है तो पुराने धरोहरों को नमन करने वाला भी। सदियों से युद्धों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले देश ने समय के साथ युद्ध कला, युद्ध उपकरण और युद्ध कौशल में लगातार प्रगति की। मार्चिंग दस्तों में सबसे आगे नजर आएगी 61st कैवलरी, जो कि भारतीय सेना में इकलौता घुड़सवार दस्ता है।
और इसके साथ ही शुरू हो जाएगा प्राचीन से आधुनिकता तक का सफर। सबसे पहले दो परमवीर चक्र हासिल करने वाले पूना हॉर्स, जो कि सेंचुरियन टैंकों को प्रदर्शित करते हुए आगे बढ़ी। 1965 और 1971 के युद्ध में सेंचुरियन टैंकों ने पाकिस्तानी पैटर्न टैंकों की कब्रगाह बना दी थी। इन पैटर्न टैंकों को सेंचुरियन टैंकों से कहीं बेहतर माना जाता था, लेकिन ये भारतीय योद्धाओं के बेहतर युद्ध कला का नमूना था कि उन्नत न होते हुए भी हमारे पराक्रम ने दुश्मनों को धूल चटाई। सेंचुरियन टैंक नो डाउट एक बहुत ही बढ़िया टैंक था, लेकिन उसके पीछे जो 4 हॉर्स के जो जितने भी जवान थे, जितने भी जेसीओ थे, जितने भी ऑफिसर्स थे, ये उनका दृढ़ संकल्प और उनकी ट्रेनिंग थी जिसने आगे जाकर पैटर्न टैंक्स को हराया और हमें ऐसी जीत दिलवाई। किसी भी देश की सैन्य शक्ति का जब आकलन किया जाता है तो सैनिकों के साथ साथ बात हथियारों की ताकत की भी की जाती है। जब 1965 का युद्ध हुआ था, उस समय पाकिस्तान अपने पैटर्न टैंकों को लेकर बहुत शेखी बघारता था, लेकिन ये पूरा दावा हवाई रहा, कागजी रहा। जब हकीकत में मुकाबला हमारी सेंचुरियन टैंकों से हुआ तो पाकिस्तान को अपनी हैसियत का पता चल गया। हालांकि ये सिर्फ एक टैंक की कला नहीं होती है, बल्कि उस टैंक पर सवार एक सैनिक की कलाकारी भी होती है। भारत के पास थे सेंचुरियन टैंक और पाकिस्तान इस्तेमाल करता था पैटर्न टैंकों को। इन दोनों टैंकों की अगर तकनीकी मानकों पर तुलना हो तो पैटर्न के आगे सेंचुरियन टिक नहीं सकते थे। पैटर्न टैंक के जो बेटर इंजन था उसके अंदर 750 हॉर्स पावर का इंजन था, इसके अंदर 650 हॉर्स पावर का इंजन था, जिससे पैटर्न टैंक ज़्यादा मोबाइल था हमारे टैंकों से। और अगर इसकी गन कंपेयर करी जाए तो उसकी गन 90 mm की ज़्यादा एक्यूरेट गन थी और इसकी गन 105 mm राइफल बोर गन थी, तो उनका निशाना थोड़ा ज़्यादा अच्छा था। लेकिन इन्हीं टैंकों के दम पर हमने 1965 की जंग जीती थी। इनके ठीक पीछे होंगे एम्फीबियस PT-76 टैंक। एम्फीबियस यानी एक ऐसा टैंक जो कि जमीन और पानी दोनों पर चल सकने में सक्षम रहा। 1971 के युद्ध में इन टैंकों की ऐसी क्षमता ने पाकिस्तान को खूब छकाया था। आर्मर्ड कोर वो भाग होता है, वो हिस्सा होता है जो इन भारी भरकम टैंकों को ऑपरेट करता है और ये निर्धारित करता है कि दुश्मन के दिल में हमें लेकर, हिंदुस्तान को लेकर कितनी दहशत रहती है। किस तरह से इन टैंकों की गर्जना सुनकर ही दुश्मन थर्रा जाता है। अतीत के दो योद्धा देश को सलामी देते राजपथ से गुजरेंगे तो उनके पीछे होगा भविष्य का नया नवेला उन्नत और हाईटेक MDT अर्जुन मार्क 1। भारत के सैनिकों में कभी कोई कमी नहीं थी। हमने युद्ध पर युद्ध लड़े हैं। सामने जो हमारा दुश्मन रहा है वो एक से एक विकसित तकनीक लेकर आया है, लेकिन हमने कब्रगाह बना दी है उनकी। पैटर्न टैंकों से कैसी हमारी लड़ाई हुई थी वो हम सबको याद है और आज भी वो एक म्यूजियम के तौर पर हमारी यादों में जीवित है और शायद एक ऐसी शर्मिंदगी जिसे पाकिस्तान भुला देना चाहता है। लेकिन हमने ये भी देखा है कि अलग अलग युद्ध के समय किस तरीके से अगर कभी हमें हथियारों की कमी महसूस हुई तो उस समय दूसरे देशों पर निर्भर रहना कितनी बड़ी समस्या और कितना बड़ा खतरा साबित हो चुका है। और इसीलिए आज जब हम मेक इन इंडिया की ताकत की बात करते हैं और देखते हैं कि चाहे किसी भी तरह का कोई भी निर्माण हो, कोई भी हथियार हो, DRDO किस तरीके से उसे विकसित करता है, किस तरीके से भारतीय सेना उसे आत्मसात करती है, वो सारी चीजें बताती हैं कि आज हिंदुस्तान की ताकत इस मेक इन इंडिया की वजह से कितनी गुना बढ़ चुकी है। दुश्मन की चुनौतियों के लिहाज से अलग अलग तरह की परिस्थितियां हो सकती हैं। हिंदुस्तान का इतिहास गवाह है कि भारतीय सेना ने बर्फीले मौसम में भी युद्ध लड़ा है, -50 के नीचे के तापमान पर सरहद की रक्षा की है, तो 50 डिग्री की लपटों से तपती रेतीली सरहद की भी सुरक्षा की। रणभूमि में ये टैंक सैनिकों की ढाल बनते हैं। अर्जुन टैंक खुद में एक शस्त्रागार और DRDO के वैज्ञानिक दिन रात लगे हैं इसे उन्नत और उन्नत बनाने में।
भारतीय जवानों के बीच अर्जुन का होना एक भरोसेमंद साथी की तरह है और उसमें भी सबसे बड़ी बात जो उन्हें गौरवान्वित करती है वो ये कि अर्जुन स्वदेशी। डीआरडीओ ने टैंक को उन्हें मिलने वाली युद्ध की चुनौतियों पर विजय दिलाने वाले योद्धा के रूप में तैयार किया है। इसमें आपको बेहतर क्या दिखता है? इसमें बेहतर है साहब, इसका एक्यूरेंसी है फायर का। जैसे मूविंग टारगेट है, मूविंग टैंक है, तो एक्यूरेंसी बिल्कुल करेक्ट है, फर्स्ट राउंड हिट है। और इसमें फायर पावर, मोबिलिटी, ये सब कह रहे हैं कि बेहतर है पहले से। बहुत बेहतर है। इससे पहली बात मैं हमारे देश ने बनाया था, इसमें बहुत खुशी हूँ, बहुत प्राउड हूँ पूरा। और इसका हमने बिल्कुल एक्यूरेट है, तो फर्स्ट राउंड हिट है इसमें। हिंदुस्तान में बना ये सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि आप लोगों ने तो दुनिया भर के टैंक्स देखे हैं। सबसे पहले मेन यही है मैम, ये हमारा इंडिया ने सबसे पहले ये बनाया गया। पिवट में इसको खड़ा करके चारों तरफ 360 डिग्री इसको जब भी चाहिए तभी हम घुमा सकते। दुश्मन हमारे पीछे से फायर कर रहा तो हमारे को पता चल गया, एकदम हम पिवट में लगा के या ट्रट रोटेशन करके उनका ऊपर फायर कर सकता है। बहुत तगड़ा फायर है मैम। जरूरतों को ध्यान में रखकर परफेक्ट मेक इन इंडिया का एग्जाम्पल है। टैंकों के बाद OT-62 टोपाज की झांकी होगी। 71 के युद्ध में इन्फेंट्री को युद्ध के मैदान में सुरक्षित पहुंचाने वाले ये टोपाज ही थे। बख्तरबंद युद्ध उपकरण टोपाज को आर्मर्ड पर्सनल कैरियर कहा जाता है। उन्नीस 1960 के दशक में इन्हें भारतीय सेना में शामिल किया गया था, लेकिन अब इनकी जगह ले चुके हैं ज्यादा सुरक्षित, ज्यादा हाईटेक, ज्यादा मारक क्षमता वाले ICV BMP-1 और BMP-2 सारंग। ये जो BMPs होते हैं ये अपने आप में युद्ध लड़ने में सक्षम होते हैं। अब सोचिए कि एक ऐसी बख्तरबंद गाड़ी जिसका कवच इतना अभेद्य है, वो युद्ध के मैदान में केवल अकेले नहीं, इसके भीतर जो इन्फेंट्री के जो सैनिक हैं, यानी जो पैदल सैनिक हैं, वो भी इसके भीतर बैठ सकते हैं। ये पानी पर तैर सकता है, ये एम्फीबियस भी होता है। ये सारी चीजें होती हैं। किसी भी तरह के टेरेन में जाकर, चाहे एंटी एयरक्राफ्ट इसका इस्तेमाल हो या फिर एंटी टैंक इसका इस्तेमाल किया जाए। टैंकों के शक्ति प्रदर्शन के बाद सेना की तकनीक की भी झांकी होगी। इसमें दिखाया जाएगा PMS ब्रिज, यानी तैरते पुल बनाने की पोंटून ब्रिज तकनीक। इस पुरानी तकनीक के बाद होगी इंजीनियरिंग कोर की नई तकनीक, सर्वत्र ब्रिज सिस्टम। सर्वत्र प्रणाली घंटों का काम मिनटों में खत्म कर देती है। नवंबर 2019 में इस मल्टीपल मोबाइल ब्रिजिंग सिस्टम को सेना में शामिल किया गया। ये पूरी तरह भारत में तैयार किया जाता है। आजादी का अमृत महोत्सव होने के नाते ही इस बार परेड में पुराने से नए सफर की गाथा होगी। इस बार की परेड युद्ध में विजय दिलाने वाले ऐतिहासिक उपकरणों से लेकर बदलते नए तकनीक में ढलते भारत की सफर तक होगी। हाल ही में भारतीय सेना ने अपनी वर्दी बदली, लेकिन ये पहला मौका नहीं है। सालों से हमने देखा है कि भारतीय सेना किस तरह की वर्दी पहना करती थी और अब जाकर वो कौन सी तस्वीर है। तो राजपथ पर जब हमारे तमाम वीर इठलाते हुए आगे बढ़ेंगे, कदम से कदम मिलाते हुए आगे बढ़ेंगे, तो आप 1950 की वर्दी भी देख सकते हैं। 1965 के युद्ध में जो वर्दी पहनी गई थी, 1971 के युद्ध में जो वर्दी पहनी गई थी, और अब जो हमारे मतवाले पहनकर निकलते हैं। नए राजपथ पर पुराने जोश के साथ जब भारतीय सेना के मजबूत कदम पड़ेंगे तो उसकी गूंज दुश्मन के हौसलों को पस्त करने के लिए काफी होगी। कदम से कदम मिलाते हुए भारतीय सेना के शूरवीर जब भारत की शक्ति का प्रदर्शन करेंगे तो नापाक इरादों वाले शत्रु खौफ से कांपेंगे। वक्त बदला, हथियार बदले, वर्दी भी बदली, लेकिन नहीं बदला तो भारतीय सेना का शौर्य, नहीं बदला तो भारतीय जवानों का हौसला, उनकी दिलेरी, उनका पराक्रम। इस बार गणतंत्र दिवस परेड की थीम भी यही है।
303 राइफल से लेटेस्ट असॉल्ट राइफल तक का सफर राजपथ पर नजर आएगा। 1950 की यूनिफॉर्म से 2022 की सेना की नई वर्दी तक की यात्रा राजपथ पर दिखाई जाएगी। सेना के मार्चिंग कंटिंजेंट में सबसे पहले राजपूत रेजिमेंट के जवान नजर आएंगे। 1950 के दशक में जो वर्दी पहनी जाती थी उसे धारण किए हुए, साथ में 303 राइफल्स लिए हुए। उनके ठीक पीछे आएंगे असम रेजिमेंट के जवान, शरीर पर 60 के दशक में पहने जाने वाली वर्दी, हाथों में 303 राइफल्स लेकर अपने गौरवशाली इतिहास की गवाही देते हुए। ये एक अनोखा युद्ध घोष है, आप ध्यान देकर सुनिए तो ये राइनो कह रहे हैं। दरअसल इनके चार्ज को ही राइनो चार्ज कहा जाता है और यहाँ पर जितने भी जवान होते हैं इन्हें राइनो सोल्जर्स कहा जाता है। और एक जानवर नहीं बल्कि प्रकृति से जुड़ाव का ये पहलू आप देखिए कि उससे सीखना है कि एक सोल्जर किस तरह का होना चाहिए। असम रेजिमेंट की परंपरा बहुत ही अनूठी है। युवा रेजिमेंट होने के नाते लंबा चौड़ा इतिहास भले ही नहीं, लेकिन अपने वर्तमान को इन्होंने इतना निराला बनाया है कि इनकी पहचान अलग ही नजर आती है। इसके बगैर तो असम रेजिमेंट में जीवन ही नहीं है, क्योंकि सुबह सुबह जब तक अब हम सुन नहीं लेते हैं, अगर आज मुझे कोई नहीं बोलेगा तो मैं शीशे के सामने शायद खुद को बोलना पड़ेगा, बिकॉज हमारा दिन ही इससे शुरू होता है और दिन इससे खत्म होता है। समय के साथ भारतीय सेना की वर्दी बदलती रही, हथियार बदलते रहे। इसी को प्रदर्शित करने जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री के जवान आएंगे। बदन पर होगी 1970 के दशक की यूनिफॉर्म, कंधों पर SLR राइफल्स। इसके बाद ऑर्डिनेंस के मार्चिंग कंटिंजेंट को लीड करते हुए नजर आएंगी लेफ्टिनेंट मनीषा बोहरा। पहाड़ की ये बेटी अब सेना में बतौर अफसर अपनी सेवाएं दे रही हैं। इसके बाद राजपथ पर जिन योद्धाओं के कदम पड़ेंगे, दुश्मन उनके नाम से भी थर्राता है। मार्चिंग का अलग अंदाज, नई वर्दी, नई असॉल्ट राइफल्स, ये है भारतीय सेना की सबसे एलीट टुकड़ी, द पैराशूट रेजिमेंट। परिस्थिति कितनी भी कठिन हो, दुश्मन कितना भी खतरनाक हो, पैरा कमांडोज जहां पहुंच जाएं, वहां तिरंगा लहराता है। जिस्म पर होगी भारतीय सेना की नई वर्दी। सेना दिवस के मौके पर लॉन्च की गई कॉम्बैट यूनिफॉर्म अंतर्राष्ट्रीय मानकों को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। इस यूनिफॉर्म का कपड़ा कपास और पॉलिएस्टर को मिलाकर तैयार किया गया है। ये यूनिफॉर्म हल्की होने के साथ हर मौसम के अनुकूल रहती है। पैरा कमांडोज सिर्फ नई वर्दी ही नहीं, नए असॉल्ट राइफल्स के साथ नजर आएंगे। पर जब विजय पथ की तस्वीरें रहती हैं तो वो भी अलौकिक दृश्य रहता है। जिस तरीके से हमारे तमाम लड़ाकू विमान यहां पर उड़ान भरेंगे और खासकर राफेल की शक्ति एक बार नहीं बल्कि बार बार आसमान में दिखाई देगी, उसकी गर्जना सुनाई देगी। वायु शक्ति की वो बानगी भी हम आपको दिखाते हैं। राजपथ पर सेना की टुकड़ियां अपने साजो सामान के साथ होंगी तो हवा में वायुसेना के वीर आकाश को चीरते हुए अपने पराक्रम का परिचय देंगे।
राफेल का रॉब होगा तो चिनूक का पावर होगा, आक्रामक अपाचे होगा तो मी-17 V5 होगा। यानी कुल मिलाकर हवा में तूफान खड़ा कर देने वाले भारतीय वायुसेना के योद्धा नजर आएंगे। सबसे पहले राहत फॉर्मेशन के साथ मी-17 V5 हेलीकॉप्टर्स होंगे। राहत पहुंचाने के कामों में एक्सपर्ट होते हैं ये हेलीकॉप्टर्स। इसके बाद मेघना फॉर्मेशन में आएंगे 1 चिनूक और 4 मी-17 V5। चिनूक कितना चमत्कारी है किसी से छिपा नहीं है। युद्ध के मैदान में साजो सामान और बड़ी तादाद में सैनिकों को उतारता है ये चिनूक। ये भारतीय वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर्स हैं। इनकी शक्ति इस बात से समझिए कि 12 से 15 टन का वजन लेकर ये उड़ान भर सकते हैं। युद्ध के क्षेत्र में चाहे सेना का भारी भरकम साजो सामान पहुंचाना हो या फिर बड़ी संख्या में ट्रूप्स को पहुंचाना हो, ये चिनूक हेलीकॉप्टर्स हर जगह कारगर साबित होते हैं। इसके बाद आसमान को तिरंगे में रंगती नजर आएगी सारंग टीम। 1 मी-35 और 4 अपाचे हेलीकॉप्टर्स आकाश में 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरते नजर आएंगे। इसके बाद फ्लाई पास्ट की खासियत यह भी होगी कि भारतीय वायुसेना के गौरवशाली इतिहास की झलक भी नजर आएगी। 1971 युद्ध के टंगेल एयर ड्रॉप में बड़ी भूमिका अदा करने वाले डकोटा विमान होंगे। Dakota was the main aircraft which was used in the Tangel paradrops, wherein it dropped the full battalion of the paratroopers. The total of 22 Dakotas, which were the maximum in the full package, they were used, and this aircraft was the mainstay of the transport operations of Indian Air Force at that time. डकोटा के जाने के बाद C-130J हर्क्यूलिस विमान आकाश का सीना चीरते हुए इंडिया गेट के ऊपर से निकलेंगे। इस बार फ्लाई पास्ट में भारतीय नौसेना के विमान भी हिस्सा लेंगे। नौसेना के MiG-29 के वरुणा फॉर्मेशन में फ्लाई पास्ट की शान बढ़ाते नजर आएंगे। राफेल का तो रॉ भी अलग होगा जब वो आसमान में फ्लाई पास्ट के दौरान नजर आएंगे। 5 राफेल्स पनाश फॉर्मेशन में इंडिया गेट के ऊपर से गुजरेंगे। राफेल की रफ्तार इसके आक्रमण की क्षमता की दुनिया कायल। राफेल के बाद 780 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जैगुआर, Su-30, राफेल, MiG-29 तूफान की तरह गुजरते हुए भारतीय वायुसेना की ताकत का सबूत पेश करेंगे। सबसे खास बात यह होगी कि 17 जैगुआर विमान आजादी के 75 सालों के जश्न को मनाते हुए आकाश में 75 का अंक बनाते हुए निकलेंगे। 2014 से महिला सशक्तिकरण की जो शुरुआत हुई है वो केवल शब्दों में नहीं है बल्कि संकेतों में से भी निकलकर आपको राजपथ पर नजर आएगा। चाहे भारतीय सेना के मार्चिंग कंटिंजेंट में आप ऑर्डिनेंस के कंटिंजेंट को देख लें, आप नेवी को देखें, आप एयरफोर्स को देखें, हर जगह महिलाओं की मौजूदगी आपको बड़ी संख्या में नजर आएगी, जो ये दिखाती है कि हमारे सुरक्षा बलों में उनकी तैनाती किस पैमाने पर है। भारत में बेटियों ने स्वतंत्रता संग्राम में भी बढ़ चढ़कर भागीदारी की और आज स्वतंत्रता की रक्षा के लिए हथियार चलाना भी सीखा है। युद्ध कौशल को निखारा और देश में नारी शक्ति का चेहरा निखारा। राजपथ पर आजादी के अमृत महोत्सव महायज्ञ में भारत की बेटियां भी अपना अपना योगदान दे रही हैं। तीनों सेनाओं, सशस्त्र बलों में महिलाओं की भागीदारी बहुत तेजी से बढ़ी है। हौसले से उन्होंने हथियार उठाए हैं और अब देखिए कैसे अपने हुनर से टुकड़ी की अगवानी कर रही हैं।
राजपथ पर कदम डालकर 3 सैन्य टुकड़ियों में अलग अलग सशस्त्र बलों में बड़ी तादाद में महिलाएं हैं। सेना के ऑर्डिनेंस की टुकड़ी की अगुवाई एक महिला कर रही है। नौसेना की टुकड़ी की अगुवाई एक महिला ऑफिसर कर रही है। सीआईएसएफ की टुकड़ी के आगे आगे आपको 2 महिला असिस्टेंट कमांडेंट्स नजर आएंगी और एसएसबी की टुकड़ी के ठीक सामने भी। सलामी मंच के सामने से अब गुजर रहा है नौसेना का मार्चिंग दस्ता। 2019 में यह पहली बार हुआ जब किसी महिला ऑफिसर ने नौसेना की टुकड़ी की राजपथ परेड में अगवानी की। इस बार राजपथ पर देश की बेटियां फिर नारी शक्ति का प्रदर्शन करने को तैयार हैं। सशस्त्र बलों के साथ कदम ताल करने वाली नारी शक्ति सिर्फ मार्च ही नहीं करेगी बल्कि परेड में हैरत अंगेज करतब भी दिखाने के लिए तैयार है। ये महिला टुकड़ी बीएसएफ की है। सीमाओं की रक्षा में तैनात इस टुकड़ी को कहा जाता है सीमा भवानी। भवानी की ही तरह रौद्र, चपल और संतुलित। बाइक पर सवार ग्रेविटी को मात देती हुई इन बहादुर बेटियों ने साधना से संतुलन की महारत हासिल की। मशीन और मानव का ऐसा अद्भुत संतुलन कि देखने वाले देखते रह जाएं। 26 जनवरी की सुबह जब राजपथ पर भारत के धरोहर, संस्कृति और प्रगति की झांकी दुनिया देखेगी तो ये बेटियां जन गण के मन को गर्व से भर देंगी। सीमा भवानी के साथ सरहद के सेनानी, सच्चे हिंदुस्तानी, आईटीबीपी के हिमवीर भी राजपथ पर संतुलन के करतब दिखाएंगे। 33 बुलेट मोटरसाइकिल्स पर सवार 146 हिमवीर हिमालय जैसा पिरामिड बनाएंगे तो कई और फॉर्मेशंस भी होंगे। भारत की शक्ति, संस्कृति, संतुलन और हैरत अंगेज प्रदर्शन के लिए राजपथ सज कर तैयार है। राजपथ से आगे बढ़ते हुए जब मार्चिंग कंटिंजेंट्स बढ़ते हैं तो वो हिस्सा है जहां पर वॉर मेमोरियल आता है। वैसे तो 26 जनवरी के परेड की शुरुआत ही वहीं से होती है जब प्रधानमंत्री वहां पहुंचकर हमारे शहीदों को नमन करते हैं। इस बार अलग इसीलिए भी है क्योंकि अमर जवान ज्योति की जो अग्नि थी पवित्र, उसका विलय कर दिया गया है वॉर मेमोरियल पर। परंपराएं बदलती हैं तो नए इतिहास लिखे जाते हैं। दो 2021 के गणतंत्र दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी पहले अमर जवान ज्योति पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने गए, फिर राष्ट्रीय समर स्मारक। लेकिन 21 जनवरी को अमर जवानों के सम्मान में जलती अखंड ज्योति भी समर स्मारक पहुंच चुकी है। 1971 के युद्ध के 50 साल पूरे होने पर अमर जवान ज्योति को उस स्मारक की अखंड लौ में विलीन कर दिया गया, जो बलिदानियों के सम्मान का प्रतीक है, जहां देश श्रद्धा से सर नवाता है। राष्ट्रीय समर स्मारक में अभी तक के युद्ध और सभी सैन्य ऑपरेशंस में वीर गति को प्राप्त करीब 26,000 जवानों के नाम अंकित हैं। 2022 के गणतंत्र दिवस की शुरुआत राष्ट्रीय समर स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करके की जाएगी। परेड से पहले की ये थी पूरी परेड। अभी के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन पवन कुमार और सैयद मोहसिन के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।